पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए है। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव में। देखिए, कल दिन भर पॉलिटिकल ड्रामा चला, बिहार में पॉलिटिकल खेला होने की बात जो कही जा रही थी, कहीं ना कहीं खेला हुआ भी। अब सवाल यह उठता है कि वो खेला आखिर किसके साथ हुआ, सत्ता पक्ष के साथ या विपक्ष के साथ। यह तो चर्चा और विश्लेषण का विषय है। तमाम हमारे संपादक और बाबा ने भी आपको विश्लेषण करके समय समय पे बताया, और कल दिन भर हम लोग ग्राउंड में एक्टिव मोड में रहे, आपने भी देखा क्या कुछ हुआ। लेकिन कल के पॉलिटिकल ड्रामे से क्या कुछ निकल कर आता है, उस पर हमारी जो आज का विश्लेषण है सुबह का, वो है, हम पहले टॉपिक समझा देते हैं आपको। बहुमत साबित करने के बाद भी हार गए नीतीश, तेजस्वी ने लूट लिया महफिल, भाजपा की लगी लॉटरी। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझते हैं कि आखिर बहुमत साबित करने के बाद भी नीतीश कैसे फेल हो गए। बाबा देखिए सागर, हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार जो होना है उसकी अलग अलग संभावनाओं की बात कर रहे थे जी। उससे जरा भी दाएं और बाएं नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा संपादक नमन मिश्रा जी, चाहे वो पटना आकर के बोले हों या फिर पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, विभिन्न जगहों पे जो हमारी टीम का टूर चल रहा था, वहां से उन्होंने सब कवर किया हो, वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हर हाल में बहुमत साबित होगा जी। और बहुमत साबित होने का कारण भी उन्होंने वैलिड कारण बताया था। उन्होंने जरा भी लाव लपेट के साथ नहीं बोला था। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यह बहुमत इसलिए बचेगा कि इसमें प्रतिष्ठा भाजपा की फंसी हुई है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि बहुमत के समय भाजपा के विधायक गायब रहे जी। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अलग से विधायकों का जुगाड़ करके और बहुमत साबित किया और बाद में वो विधायक आ भी गए। बाबा बिल्कुल। इसके अलावे ऐसे भी आए हो। इसके अलावे आपको बता दें, बहुत सारी बातें देखने को मिली। कितने लोगों पे एफआईआर हुआ, क्या कुछ हुआ पूरी रात। आपको याद होगा कि जब वो पूर्णिया से पटना के लिए चले थे तो रात के 11 साढ़े 11 बजे पटना पहुंचे थे। और जैसे ही हमारी टीम को जानकारी इस बात की मिली, मेरे साथ बातचीत हो रही थी, लगातार हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। तब तक आप लोग भी, आप तो यूपी चले गए थे, बाकी हमारी टीम जो ये पटना में थी वो सभी लोग छुट्टी पर चले गए थे। रात के 10:30 से 11 बजे करीब में जब वो पटना इन किए तो जानकारी मिली कि तेजस्वी यादव के आवास पे इस तरह की बातें हो रही हैं। बिना देर किए उन्होंने तेजस्वी यादव ही नहीं, जहां जदयू के लोगों को रखा गया था वहां वो पहुंचे। कई लोगों से उन्होंने रात में बात किया और ये क्या बताएं आपको कि 1 बजे रात तक मेरे पास फोन आया है जी। अब क्या होगा, अब क्या होगा। विधानसभा जब मैं जा रहा था तो जो लोग इस खबर को देख रहे हैं और जिन लोगों ने फोन किया था वो भी बताएंगे कि लगातार जब मैं विधानसभा अपनी गाड़ी से जा रहा था तो रास्ते में कम से कम 20 फोन आया, क्या होगा जी। मैंने सिर्फ यही कहा था कि वही होगा जो राम रचि राखा जी। पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उस हर्डल को पार कर लिया। अब आप आइए अपने पॉइंट पर कि बहुमत साबित करने के बाद भी नीतीश कुमार हार गए। क्यों हार गए? नीतीश कुमार हार इसलिए गए कि नीतीश कुमार के पास वो शब्द नहीं थे कि नीतीश कुमार बोलें। सदन की कार्रवाई शुरू हो गई थी। आपने देखा कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो कार्रवाई शुरू हुई, मैं तो वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से तेजस्वी यादव जब बोलने के लिए खड़ा हुए तो तेजस्वी यादव ने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जो छोड़ा हो। तेजस्वी यादव के कल के जो उनके संबोधन थे, जो भाषण था उनका, उसको मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बिल्कुल। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा समस्या आज के समय में हो गया है कि विपक्ष बहुत कमज़ोर हो गया है, और विपक्ष कमज़ोर हो गया है तो आप जानते हैं कि सत्ता जो है आवारा हो जाती है। ये हमने नहीं कहा है, ये उन समाजवादी नेताओं ने कहा है, जो थिंकर हैं उन लोगों ने कहा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सबसे पहले पूछा कि क्या हमने आपसे नहीं कहा था कि आपको मैं बाहर से समर्थन करूंगा और कोई माई का लाल आपकी सरकार को गिरा नहीं सकता है। ये बात आपको याद होगा कि मैंने कहा था
कि नीतीश कुमार आखिर उधर से इधर आए क्यों, क्योंकि उनके पास 160 विधायकों का बहुमत प्राप्त था और इस उधेड़-बुन में कि बहुमत साबित होगा नहीं होगा, ऐसी प्रक्रिया के तहत नीतीश काहे आए। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में सबसे बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार को जब यह आभास हो गया कि उनकी पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, पार्टी के भीतर माहौल है जिसका नतीजा आपने देख लिया कि कई विधायक उनके इधर उधर बहक गए थे, कैसे कैसे करके उन्हें लाया गया और लाने में भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी भूमिका रही है या आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। रात में जो घटना घटी जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो रात में तेजस्वी यादव के यहाँ पुलिस का जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आ गई है। कई लोगों ने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि लगातार दिल्ली से पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग हो रही थी और जब तक बहुमत साबित नहीं हो गया, मैं आपसे एक बात जानूंगा, जब आप बहुमत साबित हो जाने के पहले भाजपा कार्यालय में थे और उसके बाद भाजपा कार्यालय में थे, वो दोनों बातें आप बताइएगा। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह से सिर्फ मुंह जो है वो चुंगलाने कहते हैं हमारे यहाँ भोजपुरी में, ऐसे ऐसे मुंह चुंगलाने और पेट पर हाथ फेरने के सिवाय उनके पास शब्द कम पड़ गए थे। हालांकि एक बात उन्होंने कहा कि गड़बड़ हो रहा था इसलिए, लेकिन आज उनके पास ये शब्द भी नहीं था कि वो क्यों अलग हुए हैं। ये शब्द उनके पास कोई ठोस वजह नहीं था, उनके पास कोई ठोस वजह नहीं था। और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपनी टीम को पूरी तरह से कहा जाए तो एक सूत्र में पिरो करके रखा, मैन ऑफ द मैच का वो अवार्ड लेकर के चले गए। तेजस्वी मैच कोई और जीत गया लेकिन मैन ऑफ द मैच तेजस्वी। बिल्कुल। आप जानते हैं ना कि एक बड़ा पुराना शायरी है कि उनके जीत की जितनी चर्चा नहीं है हमारी हार की चर्चा है, वही हुआ। मुझे याद आता है एक ऐसा ही प्रसंग 2015 में एक शख्स हार गए थे विधानसभा का चुनाव। अच्छा। लेकिन इतने सारे कमेंट आए, उसमें मेरी भी थोड़ी भूमिका थी। इतने सारे मेरे दुनिया भर से लोगों ने कहा कि आपने हार करके जो लिखा वो जीत वाले पर बहुत भारी पड़ गया। और आज भी उस बात की चर्चा होती है जब जब हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बाबा अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार जब एक वोट से गिरी थी, वो हार पूरे विश्व में चर्चा का विषय बनी थी। और ये बात आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जिस तरह से आज तेजस्वी यादव, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरते जा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है 2015 का वो तेजस्वी यादव जो कैसे सदन में जाएं इस बात को सोच रहे थे, और वो तेजस्वी यादव 2017 में जब नीतीश कुमार ने उनका हाथ झटका, उसके बाद से नेता बन गए। नीतीश कुमार ने उन्हें विपक्ष में भेज करके नेता बना दिया, और सत्ता में आने के बाद जो तेजस्वी यादव दब गए थे, एक बार फिर से वही तेजस्वी यादव नजर आए। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव के समर्थकों को, उनके पार्टी के लोगों को तेजस्वी यादव को हैट्स ऑफ करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक बार फिर से अपनी पार्टी को विपक्ष में आकर के जीवित कर लिया। तेजस्वी यादव ने जब नीतीश कुमार से ये कहा कि मैं विपक्ष में रह करके, आपको लगता था कि मेरे जो पक्ष से जो लोग मंत्रिमंडल में है अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आप हटा देते। मैंने कभी आपको अपोज किया? कई लोगों को आपने हटाया, मैंने कोई अपोज किया, लेकिन आपके पास ये कारण नहीं है कि आप हमारे साथ हमसे अलग क्यों हुए। आज बाबा ये क्या गलती थी नीतीश को, तेजस्वी प्रसाद यादव की, जो उन्होंने पूछा नहीं कि हमारे मंत्रियों को क्यों हटाया, या पूरी तरह से नतमस्तक हो गए थे? ये कहीं ना कहीं रणनीतिक भूल हुई तेजस्वी यादव के साथ। देखिए सागर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। हम लोग कई बार ये बता चुके हैं कि तेजस्वी यादव जितना ज़्यादा झुकते जा रहे हैं, नीतीश कुमार उतना ही ज़्यादा उन पर हावी होते जाएंगे। और लास्ट में आप जानते हैं ना कि जब बांस को भी एक हद तक आप जब मोड़ते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉइंट होता है जहाँ टूटता है। वही हुआ, और ये सरकार जो महागठबंधन एक और सवाल है मेरा बाबा कि आपके विश्लेषण के अनुसार क्या तेजस्वी यादव 25 में, 24 में तो रामलहर है और नीतीश और जदयू और भाजपा जब मिल गए हैं तो एक बड़ी तैयारी तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या 25 में बहुत बड़े मजबूत नेता के तौर पर तेजस्वी यादव उभरेंगे और संकट पैदा कर सकते हैं दोनों गठबंधनों के लिए? देखिए सागर, एक योद्धा की तरह लड़ना और जीतना दोनों दो बातें हैं। अच्छा, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 में भी तेजस्वी यादव ने बहुत प्रयास किया था, जिसकी चर्चा उन्होंने कल भी सदन में किया कि मात्र 12,000 वोटों से आप लोगों ने गड़बड़ करके मुझे हराया, वरना आज जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस कुर्सी पर मैं होता। योद्धा की तरह लड़ जरूर रहे हैं,
लेकिन जो लेगेसी उनके पीछे चल रही है, आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने अपने पूरे भाषण में किसी के बैक हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं कहा। बहुत सारी बातें उनके सामने थी, लेकिन किसी की कोई चर्चा नहीं की। जब तेजस्वी यादव के भाषण के बाद मौका मिला सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का, तो कई लोगों ने उनके पिताजी और 2005 से पहले की बात की, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे। और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बड़ा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस नेता की तरह साबित करता है कि जिसके पास सब कुछ है, एक से एक उसके पास अस्त्र शस्त्र हथियार है, लेकिन चलाने नहीं आता है। दूसरे राहुल गांधी, बिल्कुल मैंने इस तरह की बातें हैं। अब इन सारी बातों के साथ साथ ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लॉटरी लगी, तो भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा मैं पिछले 2-3 साल से ये बात कह रहा हूँ। 2019 के चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने चुनाव लड़ा था, अकेले दम पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से टक्कर लिया था। 2020 में भी वही उन्होंने दोहराया। तब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया था कि हमारी अगली लड़ाई जो है वो तेजस्वी यादव से होने जा रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास भी ये मौका मिल गया कि नीतीश कुमार को उस रास्ते से ही अलग कर दिया गया। क्योंकि नीतीश कुमार जिस अवस्था में है, जिस तरह से हैं, नीतीश कुमार को लेकर के कोई भी संशय की स्थिति नहीं है कि एक अच्छे नेता हैं, लेकिन हर किसी पर उम्र हावी होती है। बिल्कुल। और आज नीतीश कुमार भले ही बिहार के मुख्यमंत्री हों, लेकिन उनके अगल बगल में जो लोग बैठे हैं, कितना दिन तक उनको मुख्यमंत्री के रूप में बर्दाश्त करते हैं, ये बड़ा ही बड़ी बात कहा जा रहा है कि इसको कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है। और 2024 के चुनाव में मैं फिर एक आज जो मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी का बॉडी लैंग्वेज और पूरी रात जो घटनाक्रम हुई है, कई लोगों से हमारी बात होती रही है। सुबह के 4 बजे भोर तक हम लोग उस दिन पूरा, मतलब 11 तारीख की पूरी रात, यही रात बाकी यही रात भारी वाली कहानी हम लोग करते रहे, हमारी पूरी टीम लगी रही। तो एक बात तो पक्का है कि 2024 के चुनाव में परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार उसके बाद निश्चित रूप से किनारे लगाए जाएंगे, किनारे किए जाएंगे। अच्छा। और बड़ी बात कर रहे हैं आप देख लीजिए ना कि सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, ये 3 लोग नीतीश कुमार के करीबियों में से हुआ करते थे। जब 2005 में नीतीश कुमार आए, उसके बाद से लगातार ये लोग उनके साथ रहे हैं। बीच में 2020 में इन लोगों को अलग किया गया था और एक बार फिर से इन लोगों को मौका दिया गया है। ये मौका इसलिए दिया गया है कि जो नई टीम बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, उस टीम को ये लोग कोचिंग दे सकें। अच्छा। वो गुण सिखा सकें कि सदन में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से चलना है, इसलिए इन लोगों को मौका दिया गया है। सुशील मोदी का आप समझ सकते हैं कि अब राजनीतिक कैरियर जो है अवसान पे है, हाशिए पे चला गया। जिस तरह से 2 लोगों को जो मौका था राज्यसभा भेज दिया, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ये भी करके दिखा दिया कि वो पहले अनाउंस करके देखा। रात में आपने देखा कि नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी को, सभी विधायकों को लेकर के खुद पहुंचते हैं विधानसभा। ये सारी बातें हमने देखा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार जब नीतीश कुमार के साथ आई है, तो ये सोच करके आई है कि नीतीश कुमार को कहीं भी इधर उधर जाने लायक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। नीतीश कुमार भी ये बात अब समझ गए हैं कि उन्होंने कई बार कहा है कि अब केनहू नहीं जाएंगे, उनको भी ये बात समझ में आ गई है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहले, मतलब इस सरकार के शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार के बगल में विजय कुमार चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी बैठ करके उनको कोचिंग दिया करते थे। आज सम्राट चौधरी उनके बगल में बैठते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती कि नीतीश कुमार के सामने खड़ा रहें। तो इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा गेम प्लान जो है अपने हाथ में ले लिया है। अब इसमें जीत और हार का फैसला भाजपा करेगी। बाबा, लीग से हटके क्वेश्चन और छोटा सा मैं चाहूंगा जवाब दे दें, दर्शक सुनना भी चाहते हैं कि उन 3 विधायकों का क्या होगा जो कि सत्ता पक्ष के साथ आ गए हैं। देखिए, ये 3 विधायक पूरी तरह से सोची समझी और पहले से तय रणनीति के तहत आए हैं। हालांकि हो सकता है कि चेतनानंद को लेकर के कहा जाए कि बहुत खुश नज़र आ रहे थे जब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, सब लोग जब वहाँ उस तेजस्वी यादव के आवास पे थे तो वो भी खेल रहे थे, हंस रहे थे, एक्ट कर रहे थे। लेकिन अचानक से जो बिहार की राजनीति में ये कहा जाए कि चेंजेज आया, इन तीनों लोगों ने जो किया, इसमें बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, आपको पता ही होगा कि उनके पिताजी
आनंद मोहन को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। उनको कैसे वरी किया गया, कैसे रिहा किया गया उनको, इस मामले को लेकर के भी अभी न्यायालय में चल रहा है। उनकी गिरफ्तारी फिर से होने की बात चल रही थी। तो हो सकता है कि एक यहाँ मैटर हो कि शायद ये केस डिलेट कर दिया जाए या इस केस को बंद करा दिया जाए, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे पावर है। तो दूसरी तरफ नीलम देवी का जो बात आप कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत आई हैं और उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बार नवादा से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। अच्छा, एकदम आप समझ लीजिए। और अनंत सिंह, उनको भी लेकर के ये बातें कही जा रही है कि हो सकता है कि उनके जो केसेस उन पर थे, जिन केसों में अब तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा है और साक्ष्य के अभाव में उन्हें रिहा भी किया जा सकता है, ये भी बातें सामने आ रही हैं। बाकी के लोगों का तो आप समझ ही रहे हैं। और बाबा प्रहलाद यादव के बारे में चर्चा जो चल रही है कि एमएलसी भेज कर और फिर उनको मंत्री बनाया जा सकता है। देखिए ये सारी प्रक्रिया बोले तो कि पहले से सब कुछ तय करके आए हैं। अब इसमें आपने सदस्यता की बात की, तो जहां तक सदस्यता की बात है तो ये मामला इतना आसान नहीं है। अभी तत्काल तो इनको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा जो तय हुआ होगा। हो सकता है कि नीलम देवी भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हों। अच्छा, हो सकता है कि चेतन आनंद को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और प्रहलाद राय को भी मंत्रिमंडल में अगर शामिल कर लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अभी बहुत सारे लोगों को आना बाकी है। एक और बात बोलते जा रहे हैं कि अब अगला नंबर जो होगा एनडीए गठबंधन का, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का, वो वाम दल, नीतीश कुमार ने वाम दल का भी नाम लिया था कि वो हमारे पुराने साथी रहे हैं, तो वाम दल और कांग्रेस अपने विधायकों को बचा करके रखे। कभी भी कोई बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से तो शुरुआत हो ही चुकी है। जो सबसे ज़्यादा दावा कर रहे थे वहीं सेंधमारी हो गई। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये खेल अभी चलेगा और ये खेल 2024 के चुनाव के पहले तक बहुत रंग दिखाएगा। एक छोटा सा अपडेट आया है, मैं दर्शकों को चाहूँगा कि हालांकि ये अपडेट कल ही आ गया था, लेकिन एक अपडेट आप लोगों को दे दूँ। मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पर भी इस FIR को चला दिया जाए। अभी भी एक FIR हुआ है बिहार विधान सभा में, जो वोटिंग होने वाली थी उसको लेकर इस समर्थन में 129 वोट पड़े हैं जी। 129 + 1 129 + 1। उसी संबंध में मधुबनी के हरलाखी से जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने पटना कोतवाली में FIR दर्ज कराई है, जिनके बारे में हम पहले से बता रहे थे कि वो मिसिंग हैं। जी बिल्कुल। इसमें जदयू विधायकों को महागठबंधन के पक्ष में वोट देने के लिए ऑफर देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुझे 10 करोड़ का ऑफर दिया गया। दूसरे विधायक कृष्ण मुरारी शरण को मंत्री पद का ऑफर की भी बात कही गई। सुधांशु शेखर ने जदयू विधायक डॉक्टर संजीव पर जदयू के ही विधायक बीमा भारती, जिसका नाम अब बराबर ले रहे थे बाबा, बीमा भारती और दिलीप राय के अपहरण का भी केस दर्ज कराया है। आर्म्स एक्ट मामले में जदयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और बेटे को मोकामा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवधेश मंडल के पास से पुलिस ने 97 जिंदा कारतूस और एक राइफल, एक गन, 10 मोबाइल, 2 वाहन, एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यूनर बरामद किए हैं। तो यही खेल निश्चित रूप से ये सारे मामले जो हैं अब धीरे धीरे खुल करके आएंगे। मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारे खेल बाकी हैं। और एक बड़ी खुशखबरी हम भारत लाइव के दर्शकों को दे देना चाहते हैं। देखिए, भारत लाइव ने आपको बहुत पहले, जब कोई चर्चा नहीं कर रहा था, तभी हम लोगों ने आपको लाइव में बताया था कि नंदकिशोर यादव जो है वो अध्यक्ष हो सकते हैं बिहार विधानसभा के नई सरकार में, और उस पर आज मुहर लगेगा। आज जो है नंदकिशोर यादव नामांकन करने वाले हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के लिए। फिलहाल लगातार हम ग्राउंड जीरो पर उतरकर, और सागर आपके इस बात पर थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा। नंदकिशोर यादव पर मुहर लगेगी, ये पूरी संभावना है, लेकिन भाजपा है जी अंतिम बॉल पर क्या फैसला करेगी, ये गेम को अंतिम बॉल तक लेकर के जाती है। चलिए, तो देखिए, बाबा ने आपको बहुत सारी चीजें बताई, तेजस्वी यादव किस प्रकार बैटिंग किए, और उनके चर्चे जो हैं अब पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो सरकार ने पास किया है, लेकिन चर्चे तेजस्वी यादव के भाषण के हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। हम लगातार बजट से रिलेटेड हर अपडेट्स आपको पहले देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।